हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम यूपीएससी सिलेबस को कैसे कवर करें इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम विद मिनिमम एफर्ट्स। 95% ऑफ कैंडिडेट्स दे आर कंफ्यूज्ड कि हम यूपीएससी सिलेबस को कैसे कवर करें, और अगर वो कवर कर भी लेते हैं बहुत सारी बुक्स पढ़ के, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके, देन द ट्रबल इज कि वो इंफॉर्मेशन हम याद कैसे रखें। सो हियर आई एम विद अ सॉल्यूशन। देखिए, ना कोई ट्रिक है, ना कोई ऐसा फंडा है जो मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप इंफॉर्मेशन को याद कर पाएंगे। दिस इट्स अ सिंपल लॉजिक। आप इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करेंगे और उसको फिर वो कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस वे यू कैन कंप्लीट द सिलेबस इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। आई मीन ये 4 महीने जो बचे हैं ना, उसमें भी आप इस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर करना है, कुछ भी उठा के पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है पढ़ने का। सब्जेक्ट को हम कैटेगराइज करेंगे, देन सब कैटेगराइज करेंगे, एंड देन अगेन उसको आगे डिवाइड करेंगे। सो सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो हो अभी ये 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, हो सकता है इसमें 5 पार्ट हों, 6 पार्ट हों। देन एवरी पार्ट विल हैव सब पार्ट्स। तो इस पार्ट नंबर 1 के 2 सब पार्ट्स किए हैं मैंने, सब पार्ट नंबर 1, सब पार्ट नंबर 2, और भी सब पार्ट्स हो सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और भी सब पार्ट्स हो सकते हैं। ये जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया पार्ट्स में, देन पार्ट्स को हमने डिवाइड किया सब पार्ट्स में। ऐसे भी पार्ट्स हो सकते हैं जहां पे हमें सब पार्ट्स की जरूरत ना हो, हम उस पार्ट के सीधा कॉन्सेप्ट पे चले जाएं। जैसे यहाँ पर तो मैंने दिखा रखा है कि सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, देन पार्ट्स डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, एंड देन सब पार्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर हमें सब पार्ट्स की जरूरत ना हो, अगर छोटा सा ही पार्ट होगा तो वहां पर हम सब पार्ट नहीं करेंगे, सीधा वहां पर कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर सिलेबस, यू विल बी एबल टू रिमेंबर द कंप्लीट सिलेबस, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। तो इस पार्ट नंबर 1 में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सी दिस इज द पार्ट। आगे हम जब अब इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देन वी विल सी सब पार्ट्स एंड इवन कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 इज स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड। देन पार्ट नंबर 2 इज प्री मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो इसमें मौर्यन पीरियड के बारे में, प्री मौर्यन पीरियड में इन्वेजन्स होते हैं जो है ना, अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ईरानियन इन्वेजन, उससे पहले जो होता है उन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन मौर्यन पीरियड पे आएंगे और चंद्रगुप्त मौर्य से लेके पूरी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, इवन सुंगा एंड कानवास को भी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड देन पोस्ट मौर्यन इन्वेजन, मौर्यन के बाद जो इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया पे वो वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन पार्ट नंबर थर्ड इज एम्पायर्स इन साउथ इंडिया। तो जो सातवाहनाज रहे हैं, चालुक्याज रहे हैं, उन एम्पायर्स के बारे में, जो साउथ इंडिया के एम्पायर्स थे उनके बारे में हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ते हैं। एंड पार्ट नंबर 4 इज गुप्ता, हर्षा एंड सम मिसलेनियस किंगडम्स लाइक कालाब्राज, कादम्बाज, वेस्टर्न गंगास और 5-6 ये टोटल हैं मिसलेनियस किंगडम्स। इनके बारे में हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। सो इन दिस वे ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ वी विल सी एवरी पार्ट इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स एंड देन सब पार्ट्स डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स। एंड सी ऐसा करने से आपकी 25% प्रिपरेशन हो चुकी है। 25% ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन। तो इतना मुश्किल नहीं है। तो केवल सिलेबस को कैटेगराइज करने से ही आपने 25% काम कर दिया है।
ठीक है। रेस्ट 25% काम होगा इंफॉर्मेशन को गैदर करके कैटेगराइज करना, एंड जो 50% बचा है वो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना और देखना दैट हाउ दे आस्क क्वेश्चंस, और वो हम करेंगे। उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखने का मतलब है आपने 50% प्रिपरेशन कर ली है। सी वी आर निग्लेक्टिंग दोज पीवाईक्यूज बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 50% प्रिपरेशन आपकी पीवाईक्यूज से हो जाती है, ठीक है। सो हमने पार्ट नंबर 1 के एग्जाम्पल को देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अभी केवल इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। सी ये वीडियो मैं ऑलरेडी पीछे भी बना चुका हूँ एक, जिसमें मैंने सिलेबस को आपको डिस्कस किया, सिलेबस को डिस्कस किया है, और मैंने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस किया हुआ इसी तरीके से। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। सो यहां पर पार्ट नंबर 1 है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। ये पार्ट नंबर 1 था, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। पार्ट नंबर 1 के मैंने टोटल 5 सब पार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट सब पार्ट इज स्टोन एज, तो इसमें हम स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। देन सेकेंड सब पार्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम इस सब पार्ट में पढ़ेंगे। अभी कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे, जब कॉन्सेप्ट का स्लाइड आएगा तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ने हैं, स्टोन एज में पढ़ने हैं, और बाकी सारे सब पार्ट्स में पढ़ने हैं। थर्ड सब पार्ट इज वैदिक एज। वैदिक एज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे देखेंगे, और वैदिक एज के बारे में हम इस सब पार्ट में पढ़ेंगे। सी दिस वे वी आर कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन, एंड कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी, एक गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन इसलिए याद नहीं होती बिकॉज हम हौच पौच तरीके से पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लिया, कहीं पे भी पढ़ लिया। इन दिस वे वी आर कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन, और आपके पास अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आती है तो आप उसको भी याद रख पाएंगे, क्योंकि आप ये हमने एक बॉक्सेस बना दिए हैं, ठीक है। हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे लाइब्रेरी में होता है ना, वी आर मेकिंग द बॉक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ओके अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सब पार्ट 2 में देखनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 के सब पार्ट 2 में देखनी है, ये इंफॉर्मेशन यहां मुझे मिलेगी। एंड इन दिस वे हमें मेंस में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। मेंस की तैयारी यहीं से हो रही है। मेंस में जब भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम सब पार्ट नंबर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे और वहां से कुछ पॉइंट उठाकर लिख देंगे। सो इन दिस वे वी आर कैटेगराइजिंग द सिलेबस। पार्ट नंबर 4 में महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज के बाद महाजनपदास आते हैं, पढ़े ना हमने 16 महाजनपदास। सी मैं यहाँ ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। ये हम पार्ट नंबर 1 को यूट्यूब पे ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है। सो यू मस्ट वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो। पार्ट नंबर 4 में महाजनपदास के बारे में पढ़ा। देन पार्ट नंबर 5 वॉज अबाउट रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। तो इसमें मेन 3 रिलीजन्स के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा, देन बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, और लास्ट क्लास में हमने आजीविकास के बारे में पढ़ा था। सो इस पार्ट नंबर 5 में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो ये हो गए सब पार्ट्स। पार्ट इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। सी ये वीडियो मैं आपको सिलेबस को समझाने के लिए नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो जस्ट टू टेल यू दैट डोंट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन फर्स्ट, कैटेगराइज द सिलेबस इन दिस वे फर्स्ट, एंड देन जो आप इंफॉर्मेशन गैदर भी कर रहे हैं ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तभी वो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज दे वोंट हेल्प यू। Please do this and you will see the change in your preparation. This is the logical way of preparing for examination. ठीक है, तो हम ये पूरा चार्ट मैंने बना रखा पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 का है, 4 पार्ट है और चारों पार्ट के हम ऐसे ही चार्ट्स बना सकते हैं। सो पार्ट नंबर 1 का है, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट था,
और इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, जिसमें पार्ट नंबर 1 है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। देन अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ये वाला पार्ट नंबर 1 हमने 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। सब पार्ट नंबर 1 था स्टोन एज, सब पार्ट नंबर 2 था IVC, सब पार्ट नंबर 3 वैदिक एज, सब पार्ट नंबर 4 वर महाजनपदास एंड सब पार्ट नंबर 5 रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। तो ये सब पार्ट्स थे। नाउ every sub part will have some concepts. So sub part number 1 which is stone age, इसके टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन हमने पढ़ी है एक्चुअली ये, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइमलाइन पढ़ी, देन हमने पढ़ा पेलियोलिथिक एज, देन मीजोलिथिक एज एंड देन लास्टली नियोलिथिक एज। तो इसी के साथ ये सब पार्ट खत्म। यू हैव डन विद दिस सब पार्ट। देन हम पहुंचते हैं सब पार्ट नंबर 2 पे। सब पार्ट नंबर 2 है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है, चैल्कोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स होंगी और उन साइट्स में हमें क्या क्या मिला, है ना, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स और मैंने उन साइट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जिन पे क्वेश्चन बनेगा, और कौन कौन सी चीजें आपको याद नहीं रखनी है जिन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो भी मैंने वीडियोस में बता रखा है। सो यू मस्ट वॉच दोस वीडियोस। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसे वो एग्रीकल्चर किया करते थे। देन ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियोस में पीछे। देन 5वां कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रिलीजन के बारे में, कि वो किस तरीके के रिलीजन को फॉलो करते थे। देन हमने पढ़ा टाउन प्लानिंग एंड उनके आर्किटेक्चर के बारे में, है ना। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर हुआ करता था उनका, है ना। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब अर्बन प्लानिंग की गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। देन हमने पढ़ा सील्स के बारे में, वो जो सील्स वो यूज किया करते थे उनके बारे में। एंड देन लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट डिक्लाइन, कि क्या कारण रहे होंगे जिनकी वजह से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने 8 कॉन्सेप्ट में तोड़ा और उनको पढ़ के खत्म कर दिया। सो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड दीज 2 सब पार्ट्स। देन हम आते हैं सब पार्ट नंबर 3 पे, विच इज वैदिक एज। और वैदिक एज में हमारे टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर, जिसमें हमें वैदिक लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा, 4 वेदास के बारे में पढ़ा, ब्राह्मणास के बारे में पढ़ा, है ना। देन और हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट वेद और उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हम आए और हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड और आर्यंस के बारे में, है ना। तब हमने इनकी कल्चर, इनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा, है ना। जो आर्यंस थे उनकी सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनके बारे में पढ़ा। देन हम आए और हमने पढ़ा लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस होने शुरू हुए और लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। और इसके बाद हम सीधा जाएंगे महाजनपदास पे, है ना। क्या ऐसे चेंजेस आए कि हम जो वैदिक पीरियड था, जो कि दिस वाज द पीरियड ऑफ, यहाँ पर कुछ खास वो बड़े सिटीज नहीं हुआ करते थे इस टाइम पे वैदिक एज में। बट जब हम जाते हैं महाजनपदास पे तो वहां पर बड़े बड़े सिटीज बनने शुरू हो जाते हैं। देन हम पार्ट नंबर 4 में जाते हैं और हम पढ़ते हैं महाजनपदास के बारे में, और ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। महाजनपदास में हमारे पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 वाज ऑब्वियसली जनपदास। तो हम दिस वैदिक एज वाज विलेज कम्युनिटी वाला एज, इसमें विलेज कम्युनिटीज में लोग रहते थे। बट अब हम जाएंगे तो बनेंगे जनपदास, विलेजेस जुड़ के जनपदास बनाएंगे एंड देन जनपदास जुड़ के महाजनपदास बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था जनपदास, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने पढ़ा महाजनपदास, एंड देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 वाज राइज ऑफ मगधा। तो अब जो है एम्पायर बिल्डिंग शुरू होगा। जब मगधा का राइज होता है तब एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो जाता है।
ठीक है। और इस मगधा को हम फिर अब नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में पढ़ते हैं। जब हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मगधा के बारे में ही पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मगधा का राइज होना शुरू हुआ। और फिर हम ऑब्वियसली जो एम्पायर अशोका ने खड़ा किया था और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था, उसके बारे में हम पार्ट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। तो ऐसे हमने सब पार्ट नंबर 4 भी खत्म कर दिया। 4 सब पार्ट्स हो चुके हैं, और ये 4 सब पार्ट्स आप अगर रिवाइज करने पे आए ना तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। 1 घंटा भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 मिनट्स में, 30 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं। और वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, पढ़ाने में तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, पर जब आप खुद पढ़ने पे आएंगे ना तो आप आधा घंटा, तो मैं कह रहा हूं है ना, पढ़ाते टाइम आप 15 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। और पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को अगर आप रिवाइज करने पे आए ना तो आप 2 से 3 घंटे में, इवन 2 से 3 अगर बहुत कम हो गया तो 3 से 4 घंटे में खत्म कर सकते हैं, और वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। देन लास्ट सब पार्ट वाज रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, और इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, न्यू रिलीजियंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो कौन कौन से न्यू रिलीजियंस इमर्ज हुए थे उस टाइम पे और उनका कारण क्या था, कौन कौन से इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे उस टाइम जिसकी वजह से ये रिलीजियंस इमर्ज हो रहे थे। देन हम आते हैं और पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में, और जब हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम कंप्लीटली जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स इनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके जो तीर्थंकार थे उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वेयर दे डाइड एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम जैनिज्म में पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बुद्धिज्म। देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म यहाँ पर सबसे बड़ा है ना। बुद्धिज्म में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाद में मैंने पहले तो शुरू में मैंने बड़ी वीडियोस बनाई थी, बट बाद में मैंने छोटी वीडियोस बनानी शुरू की, बिकॉज लोग बड़ी वीडियोस नहीं देख पाते, तो इसलिए मैंने छोटी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया। एंड देन ये सबसे छोटा है आजीविका, इसको हमने एक ही क्लास में खत्म कर दिया था, क्योंकि आजीविका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर आर यूपीएससी सिलेबस। तो लास्ट एंड 4th कॉन्सेप्ट आजीविका हमने लास्ट क्लास में खत्म किया, और इसी के साथ आप पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन दिस वे यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, और जो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना वो 7वें आसमान पे होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो आप 7वें आसमान पे होगा। आप एग्जाम में जाके ये फील नहीं करेंगे कि आपने नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज यहां पे हम ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हैं, कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। सो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मैंने उन वीडियोस में आपको बता रखी है कि ओके दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और ये वाली इंफॉर्मेशन, सी एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हर इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं बनता है। तभी आप देखते होंगे कि बुद्धिज्म इज इंपॉर्टेंट, और बुद्धिज्म में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो लगभग हर साल उस पर क्वेश्चन बनता है। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बुक में ये नहीं बताया होता कि ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, और ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रखनी। बुक में ये नहीं बताया होता। मैंने हर वीडियो में, हर स्लाइड में आपको ये बताया है दैट दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड मैंने 3 कैटेगरीज में इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज वो इंफॉर्मेशन जो आपको किसी भी हाल में याद रखनी है। सेकंड, वो इंफॉर्मेशन जिसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, है ना, कि ओके इससे मतलब वो ना कभी कभी क्लिक कर जाता है कि ओके मैंने ये पढ़ा हुआ है और ये उस कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, सो आप उससे क्वेश्चन सही टिक कर देते हैं। कभी कभी उस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी वाली इंफॉर्मेशन है। एंड थर्डली, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे क्वेश्चन नहीं बनता पर हम उसको पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, है ना। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा हाय माय नेम इज एक्स, व्हाट इज योर नेम, तो एक तरीका ये है कि आप बोले आपका नाम, जैसे मैं बोलूं माय नेम इज सूरज, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, मैं बोलूं हेलो माय नेम इज सूरज, हाउ आर यू, ठीक है। या अगर कोई पूछे कि वो पूछे हाय माय नेम इज एक्स,
हाउ आर यू, तो मैं बोलूँ हेलो माय नेम इज सूरज, व्हाट अबाउट यू, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। सो ऐसे एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कनेक्ट करती है, जो अच्छी लगती है पढ़ते हुए, जिसका होना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो, या वो कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन होती है, बट वो इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रखनी होती। सो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो दिस प्रिपरेशन विल बी केक वॉक फॉर यू, बहुत ईजी हो जाएगा, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, तो इस तरीके से पढ़ें, इलॉजिकल वे में ना पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप दिन भर किताबें, मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल वो जस्ट किताबें, दिन भर किताबें पढ़ रहे हैं विदाउट एनी लॉजिक एंड एनीथिंग, और फिर वो ना इन्फॉर्मेशन हफजार्ड वे में पढ़ी है, हौच पौच तरीके से पढ़ी है, कुछ भी उठा के पढ़ा हुआ है, वो कैटेगराइज नहीं करी हुई इन्फॉर्मेशन, तो वो याद भी नहीं होती। आप कुछ भी कर लें, कितना ही रट लेंगे आप ना, रटने वाला एग्जाम तो है नहीं वो, आपका मेमोरी टेस्ट तो कर नहीं रहे वहाँ पे। ओके, तो इन दिस वे यू डू दैट and you will see the change in your approach. अप्रोच को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दिस प्रिपरेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट, और हो रही है बहुत सारे लोगों को लिए, है ना। सो ये मेरा मैसेज था, प्लीज़ डू दैट, और आगे भी मैं वीडियोस बनाता ही रहूँगा। अभी मैंने पार्ट नंबर 1 ख़त्म किया है, तो आगे मैं वीडियोस और सिलेबस बनाऊँगा। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो हम यूट्यूब पे ही ख़त्म करने वाले हैं, है ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं आगे आपको मिलता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।